हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? तो दादा उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने अर्जुना जेई बैच में। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर देना। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। बताइए आप लोग कैसे हैं, फटाफट। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब बढ़िया हो, एकदम मजे में हो सब? हाँ जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो बढ़िया ढंग से? हम्म। मस्त हो, क्या बात। बस मस्त ही चाहिए, और क्या चाहिए यार। सब बढ़िया, सब मजे में। क्या बात क्या बात। हाँ जी, मैं भी अच्छा ही हूँ यार, क्या मतलब, ठीक ही है सब। हम्म। करें फिर सेशन को स्टार्ट करें क्या? हाँ जी, प्रणाम नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। किसकी एक्स्ट्रा क्लास? क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास क्यों? किसकी वजह एक्स्ट्रा क्लास? मेरी तो नहीं है मतलब। अब अपने एक्स्ट्रा क्लास में विश्वास ही नहीं रखते। हम्म। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या एक्स्ट्रा क्लास, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही बात। हाँ, मेरा लास्ट चैप्टर है। मेरा लास्ट चैप्टर है। मेरी एक्स्ट्रा क्लास कहाँ? कब है? कब है? हैं? कौन से 10 बजे? क्या कह रहे हो भाई, मुझे नहीं पता कुछ। बताओ, बताओ। मेरी एक्स्ट्रा क्लास और मुझे नहीं पता है? 10 PM? क्यों भाई, 10 PM में क्यों क्लास लूंगा? आज ना, कोई और होगा आरडी सर। हाँ, मैं नहीं हूं भाई। मुझे नहीं पता कौन से 10 बजे, रात को 10 बजे कोई क्लास होती है क्या भाई? है? रात को 10 बजे कौन सा टाइम है यार क्लास लेने का? है? हाँ। अरे वो कोई और होगा, राहुल डूडी थोड़ी लिखा हुआ है उस पे, आरडी तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आज सच। है ना? हाँ। एनसीईआरटी डिस्कशन? क्या क्या बात कर रहे हो भाई, कभी कोई कुछ कह रहा है क्या? मजे ले रहे हो क्या ऐसे ही? हैं? फोटो भी डली हुई है? क्या बात कर रहे हो? फोटो भी डली हुई है साला, और हमें ही नहीं पता है। हमारा एक्स्ट्रा क्लास है और हमें ही नहीं पता। चलो भाई देखेंगे। हाँ, फिर होगी नहीं मतलब। मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, तुम ऐश करो। क्योंकि मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी किसी ने कि आपको क्लास लेनी है। हैं? बताओ। आ जाओ फिर, आ जाओ। लास्ट क्लास में दो छोटे छोटे से चैप्टर बचे हुए थे। एक हम लोग पढ़ेंगे सिलिकेट्स के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सिलिकॉन्स के बारे में, ठीक है ना? तो ये दो चीज आज है जिसको हमें खत्म करनी है पहले। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डन। हाँ, ये अपना आज का जो चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट होगा। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स पहले इसको खत्म करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, सिलिकेट्स मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। है ना, है ना, है ना? हाँ चलो, अरे आ जाओ, पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो। है ना? हाँ, टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाए अपना, वो बढ़िया है। ठीक है, आ जाओ फिर पढ़ लेते हैं। देखो, सिलिकेट्स में आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूं कि जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो कौन सी होती है? SiO4 4 माइनस यूनिट होती है ना? जहां पर सिलिकन होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है,
यस, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और ये जो सिलिकॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 है मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। बताया था आप लोगों को, हैं जी, लास्ट क्लास में बता चुका हूं, है ना। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है उसको 2D में, है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे कुछ याद है कि भूल गए हो? ये देखो नेगेटिव, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर है सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन अंदर की तरफ है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, ये वाला कौन है, ऑक्सीजन। ये कौन है दादा, ऑक्सीजन। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसी लग रही है ना, और ये है आपका सिलिकॉन, ठीक। तो जो सिलिकेट्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें या तो ये वाली यूनिट प्रेजेंट होती है, SiO4 4- यूनिट प्रेजेंट होती है, या फिर ऐसी ही यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है एक कॉर्नर के थ्रू, है ना, जहां पर एक कॉर्नर के थ्रू, एक या फिर एक से ज्यादा कॉर्नर के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड रहती है, ठीक है। और इसमें मैं आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन में मैं पढ़ा चुका था ऑर्थोसिलिकेट्स। यस, ऑर्थोसिलिकेट ऐसे सिलिकेट्स होते हैं जिसमें कोई भी ऑक्सीजन किसी दूसरी यूनिट के साथ शेयर नहीं होता, और अगर किसी दूसरी यूनिट के साथ ऑक्सीजन शेयर नहीं होगा तो उसमें जो एनायनिक यूनिट होगी वो कौन सी होगी, SiO4 4- यूनिट होगी। डन? अरे बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये ऑर्थोसिलिकेट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर आया था पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, पायरोसिलिकेट में 2 SiO4 4- यूनिट्स एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या होती है, मतलब दो यूनिट्स के बीच में कितना ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, एक ऑक्सीजन एटम, है ना। इसकी कहानी भी मैं आपको लास्ट क्लास में वैसे समझा चुका था, एक बार के लिए और देख लो, है ना। थैंक यू, तुम बाद में बोल देना ऐसी क्या बात है, तुम कहां भागने वाले हो, क्यों भाई। ये देखो, ये ऐसा होता है, ये जुगाड़ कुछ ऐसा है ना। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये रहा एक सिलिकॉन, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये रहा दूसरा सिलिकॉन। तो सर इसमें एनायन कौन सा होगा, सर एनायन में देखो Si के 2 एटम है, यस। ऑक्सीजन कितने चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन के 7 एटम है। सर नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, जो ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर हो रहा है, यस, जो ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर हो रहा है उसका चार्ज खत्म हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसमें एनायन कौन सा होता है, ये वाली टर्म पूछी जाती है। यस, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पायरोसिलिकेट में कौन सी एनायनिक यूनिट प्रेजेंट है ना, तो आपको सीधा सा लिख के आना है Si2O7 6-। डन? हाँ, अब देखो, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में अगला था साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। साइक्लिक देखो ये बना हुआ है ना, ये आपके सामने 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स 2, है ना। 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं किसके बीच, 2 यूनिट्स के बीच होते हैं कि नहीं होते, 2 ऑक्सीजन के एटम शेयर हो रहे हैं। यस यस यस, 2 ऑक्सीजन के एटम शेयर हो रहे हैं। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो ये वाली है एक, तो इसका एक ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, और ऐसा करने से क्या हुआ सर, एक रिंग बन गई। देखो ना, ये लिखा है ना, इसी वजह से साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। इसमें 2 जो आपके कॉर्नर होते हैं शेयर होते हैं, और उसकी वजह से क्या बन जाती है दादा, एक रिंग बन जाती है ना। और इसमें अगर आप एनायनिक यूनिट तुमसे कोई पूछे, एनायनिक यूनिट जो है वो आपके सामने लिखिए, देखो SiO3 2-N। यहां पर N क्या है, N यहां पर आप लिख सकते हो कितने सिलिकॉन एटम है। अब समझना, देखो ये जो आपके सामने एक रिंग सिलिकेट बना रखा है, इसमें आप चेक करो कितने सिलिकॉन के एटम है, सर 1 2 3, है ना, 3 सिलिकॉन के एटम है कि नहीं। ऑक्सीजन कितने चेक करो, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर 9 ऑक्सीजन के एटम है, बोलो। और कितना नेगेटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं उन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जो ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो एक नेगेटिव ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सर इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 6- है। यस, हाँ। अब क्या करो, इसमें क्या करो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिलिकॉन के कितने एटम है, 3 एटम है। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो Si3O9, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 6-। बताओ, अरे बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है यहां पर, है ना। यहां पर तो 3 सिलिकॉन के एटम में, ऐसा भी हो सकता है कि रिंग 4 सिलिकॉन से बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है ना, ऐसा भी हो सकता है। अरे बेटा फिगर में यही है Si3O9, देखो ये इसी फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है ना। इसको जनरलाइज कर दिया है ना, इसको जनरलाइज कर दिया कि यहां पर सिलिकॉन के 3 एटम है, सिलिकॉन के 4 एटम होंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Si4O12 और 8-।
तो ये डिपेंड करेगा कि जो रिंग है वो कितने टेट्राहेड्रॉन से मिलके बनी है ना। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये वाली चीज टर्म ध्यान में रखनी है कि जो साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं उनमें ये वाला एनायनिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। डन। ये वाले आप बना नहीं सकते उस समय, चाहो तो बना भी सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बोलो ना यार भाई दादा, ये वाली चीज टाइम लगेगी ना, है ना, इसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, एनायनिक यूनिट को ध्यान में रख ले, सीधी सी बात है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, बताओ बताओ बताओ। कोई कह रहा सर 3 एटम शेयर हो रहे हैं। अरे मुन्ना कहां 3 एटम शेयर हो रहे हैं भाई, देखना यार। ये वाली जो यूनिट है इसके कितने कॉर्नर शेयर हो रखे हैं? ये वाला कॉर्नर शेयर हो रखा है क्या? नहीं। ये वाला शेयर हो रखा है क्या? नहीं। कौन सा शेयर हो रखा है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो ही तो शेयर हो रखे हैं इसके। इसका चेक कर लो, ये वाला शेयर हो रखा है क्या? नहीं। ये वाला शेयर हो रखा है क्या? नहीं। कौन से शेयर हो रखे हैं? एक और एक, दो। यस। इसमें चेक कर लो कितने शेयर हो रखे हैं। सर ये वाला शेयर हो रखा है? नहीं। ये वाला शेयर हो रखा है? नहीं। कितने शेयर हो रखे हैं? एक और, दो। तो दो ही तो कॉर्नर शेयर हो रखे हैं भाई। है अब कहां से आए हो सुबह सुबह, मतलब आओ आओ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगा चेन सिलिकेट। देखो चेन बन रही है, देखो ना। यह आपकी जो SiO4 4- यूनिट है, देखो टेट्राहेड्रॉन इस तरह से शेयर हुए एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि उससे क्या बन गया, एक चेन बन गया। रिंग नहीं बन रही इधर। पिछली बार दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे थे मुन्ना, तो उससे क्या बन रहा था सर, रिंग बन रही थी। इसमें क्या हो रहा है सर, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर तो हो रहे हैं, देखो ना। इसके ये वाले दोनों ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, इसके भी ये वाले दोनों ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, इसके भी ये वाले 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। ऑक्सीजन एटम 2 ही शेयर हो रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या बन रहा है, एक चेन बन रही है। और पिछली बार जब 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे थे तो दादा क्या बन रहा था, एक रिंग बन रही थी। ठीक है ना, तो दोनों चीज सेम ही है। आपको एनायनिक यूनिट भी सेम रहेगी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है, अब यहां पर 2 केस आते हैं। देखो ये वाला केस ही है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वैसे और इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। या तो सिंगल चेन हो, देखो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 कॉर्नर शेयर हुए और उससे या तो सिंगल चेन बनी, है ना, या फिर डबल चेन बन गई। देखो ये डबल चेन, एक चेन ये रही और एक चेन ये रही। सर डबल चेन बन गई है, चेक करो। सर डबल चेन बन गई है, चेक करो। सर डबल चेन बन गई है ना, ये डबल चेन बन गई है। तो अब इसमें चेन में डिपेंड करता है। चेन में अगर सिंगल चेन सिलिकेट है तो ऐसे इनको बोला जाता है पाइरोक्सिन, इसका एग्जांपल है ना। पाइरोक्सिन जो है वो सिंगल चेन सिलिकेट का एग्जांपल है। आपकी SiO4 4- यूनिट इस तरह से अरेंज हुई है, एक चेन बनी, एक सिंगल चेन बनी। इसमें एनायनिक यूनिट वही होगी जो अभी थोड़ी देर पहले थी, SiO3 2- n टाइम्स। यहां पर n क्या है वापस से दादा, n क्या है वापस से, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स। n क्या है वापस से, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स। अरे देख लो ना भाई, ये देख ले, ये चेन बन तो रही है यार। क्यों बनी इसके बारे में, क्यों बनी वो बात नहीं करनी है। ठीक है, चेन बनी है और उसका फॉर्मूला ये है, ये चीज ध्यान में रखनी है ना। क्यों बनी, कैसे बनी, अगर इस पे जाओगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कल तो तुम कह दोगे वाटर क्यों बना है, ये चेन ही क्यों नाम दिया इसको, इसको सिलिकेट ही क्यों बोला, ये 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ये क्यों हुआ, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, और एस ऑर्बिटल ही क्यों बोला। क्यों का रीजन नहीं होता बेटा, है ना। क्यों का रीजन कुछ जगह पर होता है, लेकिन नाम में क्यों। कल को तुम कह दो यार सर आपका नाम राहुल क्यों है, हमें तो राहुल पसंद नहीं आ रहा, कुछ और बोलो, है ना। दस थोड़ी होता है ना। हाँ तो क्यों नहीं होता आज। अब एक चीज और देखो, डबल चेन जो सिलिकेट होते हैं ना, डबल चेन सिलिकेट, उनका एक और नाम है एम्फीबॉल्स। इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबॉल्स भी कहा जाता है। यस, क्या कहा जाता है, एम्फीबॉल्स भी कहा जाता है। इसमें आपको सीधी सी तुम ध्यान रख लो यार, इसका एक एग्जांपल है एस्बेस्टोस, और इसमें जो एनायनिक यूनिट है वो ये है, तुम ये ध्यान रखो। ठीक है, इसकी जो एनायनिक यूनिट है Si4O11 6-। तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा है, इससे तुम चेक कर सकते हो। हाँ, इसको IOC क्यों बोलते हैं, है ना सर, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते, कुछ और क्यों नहीं कहते। तो बेटा क्यों नाम में, क्यों नाम के पीछे मत पड़ा करो कि नाम में इसको इनऑर्गेनिक क्यों बोला, ऑर्गेनिक क्यों बोला, है ना। आ जाओ, अब इसके बाद नेक्स्ट सिलिकेट है जिसको बोलेंगे 2D। 2D का मतलब है यहां पर 2 डायमेंशन, है ना, 2 डायमेंशन सीट सिलिकेट। यहां पर हर टेट्राहेड्रॉन जो है उसके 3 कॉर्नर एटम शेयर होते हैं। ये देखो एक शीट सी बन गई है, सबकी एक शीट बन गई है, एक शीट बन गई है, 2 डायमेंशनल शीट है। ये कौन सी शीट है, 2 डायमेंशनल शीट है। यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं दादा, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। और यहां पर जो एनायन है वो एनायनिक यूनिट होगी Si2O52- n टाइम्स। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कई जगह पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
एनायनिक में कुछ लोग बोलते हैं सर हमने तो ये पढ़ा है ना सर, हमने तो ये पढ़ा है, ऐसे लिखा हुआ था सर उसमें, है ना सर, उसमें तो ऐसे लिखा हुआ था और आपने ऐसे लिखा है। दादा वो एक ही बात है, या तो माइनस को अंदर 2 लिख दो और बाहर n लिख दो, या फिर बाहर -2n करके नीचे n लिख दो। भाई दोनों एक ही चीज है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यस, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा है, चाहे तो तुम इस फॉर्मूले को याद रख लो, चाहे तुम इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ, मैंने बोल दिया आपकी श्रद्धा है। ठीक है ना। वो कल वाला कहां गया, वो ज्योति वाला बोले श्रद्धा नहीं मेरी तो है। हाँ, तो इसमें से कुछ भी लिखा हो दादा, इसमें से कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें एनायनिक यूनिट पहचानना मुश्किल है, लफड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, इससे तुम अच्छा है डायरेक्ट ध्यान में रख लो। ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रख लो, बस खत्म। इतना सा चीज है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। हो जाएगा क्या, बोलो ना यार। अरे भाई इतना तो हो जाएगा ना। और सबसे लास्ट में आता है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट तभी बनेगा जब सारे के सारे ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाएं। यस, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। ये तो सिलिका का फॉर्मूला होता है ना, क्रिस्टलाइन सिलिका है ना। SiO2 यूनिट्स n टाइम्स, SiO2 यूनिट्स n टाइम्स शेयर हो रही हैं, n टाइम्स रिपीट हो रही है। SiO2 यूनिट्स क्या हो रही है दादा, n टाइम्स रिपीट हो रही है। इसके एग्जांपल, हल्के से एग्जांपल, इसका नाम भी आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जियोलाइट्स, फेल्सफार, है ना। इनके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट आता है, इसका नाम हम लोग काफी क्लास 12th में पढ़ेंगे हम लोग जियोलाइट्स के बारे में। एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, है ना, तो सरफेस केमिस्ट्री में जियोलाइट एक टॉपिक आएगा। कुछ लोग जियोलाइट को यहां पर पढ़ा देते हैं, लेकिन जब 11th क्लास में है नहीं, 12th में है, तो 12th में पढ़ लेंगे हम लोग, यहां पर क्यों ही पढ़े। ठीक है ना, तो जियोलाइट इसका एक एग्जाम्पल है, फेल्सपार भी इसका एक एग्जाम्पल है। डन, अरे बोलो, है ना। SiO2 यूनिट्स n टाइम्स रिपीट हो रही है, SiO2 यूनिट्स n टाइम्स रिपीट हो रही है ना। SiO2 यूनिट्स n टाइम्स रिपीट हो रही है, ऐसे SiO2, है ना, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो चारों के चारों ऑक्सीजन एटम जो होते हैं, वो चारों के चारों एटम्स ऑक्सीजन शेयर होते हैं इस तरह से, है ना। देखो ये इधर आ गया, मान लो ऐसा, ये भी शेयर हो गया। तो इस तरह से देखो, ये वाले जो चारों ऑक्सीजन है, सिलिकॉन O, चारों ऑक्सीजन के एटम शेयर हो जाएंगे और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगी, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसी को आप लोग SiO2 बोलते हो। SiO2 n टाइम्स रिपीट हो गया, 3D सिलिकेट बोलोगे, है ना। इसमें एनायनिक यूनिट नहीं पूछा जाता, एनायनिक यूनिट नहीं पूछा जाता, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ, इसका डायग्राम ये बना तो दिया मैंने, चारों SI यूनिट आप शेयर कर दो, है ना। चारों ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर कर दो, चारों ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर कर दो इस तरह से, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तुम्हारी मर्जी है कितनी बड़ी बना लो, है ना। इधर भी सिलिकॉन आ गया, तो ये चलता जाएगा भाई, ये खत्म नहीं होगा, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाएगा पूरा, है ना। यहां पर भी फिर नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें, अरे बोलो ना। ये इस तरह से, है ना। आप देखो हर एक इस SiO4 का हर एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है दूसरे के साथ, इस तरह से आप लोग ध्यान में रख सकते हो। हाँ, ये 3D सिलिकेट होगा। ये कौन सा सिलिकेट होगा दादा, 3D सिलिकेट होगा, 3D सिलिकेट। डन, यस। कुछ लोगों को एनायनिक यूनिट्स याद रखने में दिक्कत आती है, उसका तरीका मैंने बता दिया था। देखो इसका तो मैंने समझा दिया था एनायनिक यूनिट कैसे याद रखना है, इसका भी एनायनिक यूनिट समझा दिया था कैसे आया, इसके एनायनिक यूनिट का भी फॉर्मूला समझा दिया था। इसका समझ में आ गया तो फिर इसका तो समझ में आ जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है ना, इसका तुम याद रख लो और इसका याद रख लो, 2 का याद रखना है, बाकी का समझना है। ठीक है ना। और अगर मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इसको भी समझ सकते हो, तो वो समझ लो, वो फॉर्मूला तो यही बनेगा, है ना। यहां से आप लोग बना भी सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसका एनायन नहीं होता। देखो एनायन होगा कहां से, इसका एनायन होगा कहां से, इसके तो चारों ऑक्सीजन एटम शेयर हो गए। अभी मैंने आपको बोला था, जो ऑक्सीजन एटम शेयर होता है उसका चार्ज खत्म हो जाता है। तो अगर इसके चारों के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर हो गए तो इस पे कोई चार्ज थोड़ी ना आएगा। यस, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ये SiO2 यूनिट्स n टाइम्स रिपीट हो जाएगी, और जिसको आप लोग 3D सिलिकेट की कैटेगरी में डाल दोगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। n कुछ भी हो सकता है बेटा, n मतलब कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n मतलब कितने टाइम रिपीट हो रहा है ना। जैसे SiO2 1 2 3 4, इसमें कितने SI है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसमें 8 SI है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, SiO2 यूनिट्स कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, या फिर ऐसे कह दो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स कितने, वही n होगा। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया बेटा। आओ देखो एक क्वेश्चन करते हैं, 2022 जेई का क्वेश्चन है ना। 2022 जेई का क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्सफार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टोस। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्सफार, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टोस इज। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, चेक कर लो। यस, 2022 का क्वेश्चन है, इसका अभी फटाफट से मैं आपको पोल देने वाला हूं।
यस यस यस। अभी मैं आपको इसका पोल देने वाला हूं। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, चेक करो फटाफट। पोल आ गया तुम्हारी स्क्रीन पर। हाँ जी, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है दादा। हाँ जी, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई लोगों। हो रहा है हो रहा है हो रहा है। क्या बात, वेरी गुड। देखते हैं, ये तो यार सही होना चाहिए, मतलब इसमें तो परसेंटेज काफी हाई होना चाहिए है। इसमें परसेंटेज काफी हाई होना चाहिए। अरे नो, कैसे भाई कैसे, पोल आ तो गया यार। लो जी। हाँ चलो देख लेते हैं। कई लोग फंसेंगे इसमें, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ कई लोग फंसेंगे इसमें। पोल का रिजल्ट, पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। यस, चेक करो वे, चेक करो भाई। मुन्ना एक बार चेक करना। अबे ऐसा ही, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? ये सारे के सारे जियोलाइट्स होते हैं क्या? सॉरी, सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? ये होते हैं सर सिलिकेट्स। ये क्या होते हैं सर? सिलिकेट्स होते हैं। अब इसमें से फेल्सपार और जियोलाइट जो है ये तो 3D सिलिकेट है। ये कौन से सिलिकेट है? 3D सिलिकेट है। लेकिन ये वाले 3D सिलिकेट थोड़ी ना है। अब तुमने क्या किया? बी पे टिक कर दिया, तुमने सिर्फ इसको पढ़ा फेल्सपार जियोलाइट। अरे भाई अभी फेल्सपार जियोलाइट ये एग्जांपल लिखा हुआ था, ये 3D सिलिकेट होता है और 3D में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट SiO2 होती है। लेकिन मुन्ना बाकी क्यों तो पढ़ो। एस्बेस्टोज आपके सामने लिखा था, देखो एस्बेस्टोज इस वाले एग्जाम्पल में था, ये रहा एस्बेस्टोज। किसका एग्जाम्पल है? ये चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल है। यस, तो इसमें एनायनिक यूनिट ये वाली होती थी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, इसमें एनायनिक यूनिट ये वाली होती थी। तो इस वजह से इसमें अगर आप लोग सबसे जो सही उत्तर बैठता है ना, जो सही उत्तर बैठता है वो कौन सा है? SiO4 4-। क्योंकि यार ये है तो सिलिकेट ही ना, और सारे के सारे जो सिलिकेट्स है वो किससे मिलके बने? इसी यूनिट से मिलके बने, SiO4 4- यूनिट से मिलके बने। डन, मेरी बात समझ में आई क्या? SiO4 4- यूनिट से मिलके बने, और इसी वजह से आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। SDSD कटरीना, आदित्य, पीयूष और फिर उसके बाद है शुभम राणा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया था। इसी के साथ हमारा जो सिलिकेट है वो होता है खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो कंपाउंड है, अगले जो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनका नाम है सिलिकॉन्स। क्या है? सिलिकॉन्स। यस, धोखा हो गया भैया। सिलिकॉन्स आ जाओ। ये पीब्लोक एलिमेंट का लास्ट कंपाउंड है सिलिकॉन। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? देखो इसमें एक टर्म लिखी हुई है, सिलिकॉन्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड। यस, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स का बोला जाता है। एटलीस्ट यहां लिख दो, एटलीस्ट सिलिकॉन्स ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है। ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और तो और इनमें एक और लिंकेज भी प्रेजेंट होता है, SiO-Si, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। ये वाला बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा अगर मैं सिलिकॉन आपको बताऊंगा भी डिटेल में तो। और साथ साथ इसमें अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, तो R2SiO यूनिट होती है, वो बार बार रिपीट होती हुई दिखेगी, है ना दादा? ऑरिगेनो नहीं बे, ऑरिगेनो नहीं, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड मतलब है इसका कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा एटलीस्ट 1। इसमें अगर बॉन्ड पूछे आपसे तो SiO-Si बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और एक और यूनिट होगी R2SiO। अब आप बोलोगे सर ये R क्या है? व्हाट इज R? R है सर एल्काइल ग्रुप, है ना? R क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है सर। ये
मिथाइल हो सकता है, सर ये इथाइल हो सकता है, एक्सेट्रास। यस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, है ना, आर ग्रुप। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे बोलो, समझ में आया? इतना नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ, इतना नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे हम लोग। यस यस यस, इतना नोट करना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अबे गैस कांस्टेंट नहीं है, गैस कांस्टेंट नहीं है भैया। हाँ, कोई कह रहा है सर मेरा पी ब्लॉक का वो है, तो क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? बेटा कर सकते हो, हाइड्रोजन चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, है ना, हाइड्रोजन चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखो मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, अभी हम लोग करेंगे इसके बारे में डिटेल में ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो अब देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग बात करेंगे ये ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड बनते कैसे हैं, है ना। ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड बनते कैसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, सर ये ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो देखो इसका एक मैं तरीका बता देता हूं। ऑर्गेनोसिलिकॉन आप कंपाउंड कैसे बना सकते हो, इधर देखना मेरी बात। आप लोगों ने SiCl4 का नाम सुना है जी? SiCl4 सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड होता है। आप क्या करो, आप क्या करो, इसकी रिएक्शन RMgCl के साथ करवा दो। सर ये RMgCl क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज RMgCl? सर हाइड्रोजन तो प्लेनर में है ही नहीं बेटा, कौन से प्लेनर में नहीं है, कौन सा प्लेनर देख रहे हो आप लोग, बताओ जरा, है भाई? अरे कौन सा प्लेनर देख रहे हो मुन्ना? इसको कोई बता सकता है क्या बोला जाता है इस कंपाउंड को, RMgCl? कोई मुझे बता सकता है क्या? नहीं बताना, मैं बताता हूं। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत जबरदस्त चीज है ये। क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है भाई, वापस बोलना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है दादा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। देखो ये करता क्या है, मैं बताता हूं, और वापस से बता दूं, ये आर ग्रुप क्या है। आर ग्रुप वापस से एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डन, ठीक है ना। हाँ, एल्काइल या फिर अराइल भी हो सकता है, ये वाला एल्काइल या फिर अराइल, मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड भी हो सकता है। हाँ, अब देखो ये करता क्या है, एक क्लोरीन हटाएगा और उसकी जगह ये आर ग्रुप लगा देगा। देखो हुआ क्या, यहां से एक क्लोरीन हटा, ये बन गया RSiCl3, और जो एक क्लोरीन यहां से हटा वो इस क्लोरीन के साथ मिलके MgCl2 बना देगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस 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 यस, अरे बोलो ना, क्या तुम्हें ये वाली रिएक्शन समझ में आई? ये वाली रिएक्शन समझ में आई? इसमें हुआ क्या है, SiCl4 में से एक क्लोरीन हट गया तो क्या बचा? SiCl3। जो क्लोरीन हटा उसकी जगह कौन लग गया? आर ग्रुप लग गया, तो बन गया RSiCl3। सर यहां से जो क्लोरीन हटा था वो कहां गया? इस MgCl के साथ मिलकर MgCl2 बना लिया। अरे समझ गए ना? यस यस यस। अगर मान लो आपने आपने इसकी रिएक्शन 2 मोल ले लिए RMgCl के, क्या किया आपने? 2 मोल ले लिए RMgCl के, तो क्या होगा, 2 R ग्रुप 2 क्लोरीन को हटा देंगे। सर 2 R ग्रुप 2 क्लोरीन को हटाएंगे तो R2SiCl2 बन जाएगा। यस, R2SiCl2 बन जाएगा, और यहां पर वापस से MgCl2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आपने 3 मोल ले लिए, 3 मोल ले लिए RMgCl के, तो क्या होगा? सर 3 Cl हट जाएंगे, और 3 Cl हट के उसकी जगह 3 R ग्रुप लग जाएंगे। बोलिए, और साथ में MgCl2 तो हर बार बनता रहेगा। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? तो ये वाले जो कंपाउंड बने ना दादा, ये वाले जो कंपाउंड बने ना, इनकी कैटेगरी होती है, इनको बोला जाता है क्लोरोसिलेंस। क्या बोला जाता है इनको? क्लोरोसिलेंस। अब ये कंपाउंड होते कैसे हैं दिखाओ, ये कंपाउंड होते कैसे हैं? देखो ये ऐसा होता है, सिलिकॉन ले लिया आपने, इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिलिकॉन है, इससे 2 क्लोरीन जुड़े हैं और 2 आर ग्रुप जुड़े हैं। यस, यहां पर देख लो, यहां पर चेक कर लो, ये सिलिकॉन है और इससे 1 क्लोरीन और 3 आर ग्रुप जुड़े। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या?
अरे बोलो ना, इनका नाम क्या है? क्लोरोसिलेंस। क्या नाम है दादा? इनको क्या बोला जाता है? क्लोरोसिलेंस बोला जाता है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? क्लोरोसिलेंस क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है इन कंपाउंड में और सिलिकॉन भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज क्लोरोसिलेंस। बेटा MgCl3 कुछ होता है क्या? हे भगवान, सर पटक लूं मैं अपना, फोड़ दूं? तुम यही चाहते हो? MgCl3 कभी कुछ देखा है? अरे Mg पे दया करो भैया, Mg दो ही बॉन्ड बना सकता है, तीसरा बॉन्ड नहीं बना सकता वो। ठीक है, हाँ, तीन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और देखो, मान लो ये है क्लोरोसिलेंस, कोई कहे सर एक काम कर दो आप, तो आप ना 4 मोल ले लो सर, खत्म करो, 4 मोल ले लो, चारों क्लोरीन हटा दो। मैं कहूंगा भाई हटा ले, 4 क्लोरीन हट गए, R4 ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है ना, R4 ऐसा ही बन जाएगा, 4 क्लोरीन हट गए। अरे बेटा हे भगवान, अरे कैसा बनेगा MgCl3? कैसे बनेगा यार? तुम भी कैसी बात कर रहे हो? Mg बेचारा बॉन्ड ही दो बना सकता है, 3 बॉन्ड कैसे बना देगा? चलो इसको नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये भला है, ये बने हैं क्लोरोसिलेंस। अभी सिलिकॉन नहीं बना है, अभी सिलिकॉन नहीं बना, सिलिकॉन यहां से बनाएंगे, है ना, सिलिकॉन यहां से बनाएंगे। यस यस, हाँ, ये फटाफट नोट करो, हो जाए तो बताओ। अरे बेटा 2 Cl कहीं नहीं गए, वो इसके साथ मिलके 2 MgCl2 बन जाएगा। हे भगवान, देखो क्लोरीन कितने हैं यहां? सर क्लोरीन है 4 और 2 6, तो यहां पर 2 MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, यहां 3 MgCl2 बन जाएगा। कहीं नहीं गए, वो गए नहीं है कहीं, बैलेंस कर दिया मैंने। बताओ यार। हम्म, यहां 4 MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, हो गया। 5 मोल से रिएक्शन नहीं होगी बेटा, 5 मोल नहीं, 4 ही मोल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ है, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड बनाने का, ये एक मेथड है। सर ये ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड कैसे, एक बार बताइए। मान लेते हैं जो आपका आर ग्रुप है वो मिथाइल है, मिथाइल है, आर ग्रुप कौन सा मान लेते हैं? मिथाइल है। तो देखो अगर मैं आर की जगह मिथाइल लिख दूं, ये देखो CH3, तो हो गया ना कार्बन सिलिकन बॉन्ड। अगर मैं यहां पर आर की जगह CH3 लिख दूं, सोच के देखो, अगर मैं यहां पर आर की जगह CH3 लिख दूं, मिथाइल ग्रुप लिख दूं, यहां पर आर की जगह CH3 लिख दूं, तो देखो इन सब में क्या आ गया? सर इन सब में कार्बन सिलिकन बॉन्ड है, कार्बन सिलिकन कार्बन सिलिकन कार्बन सिलिकन। और कार्बन सिलिकन बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड बोलते हैं। यस, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड है, और इनकी कैटेगरी है जिनको बोला जाता है क्लोरोसिलेंस। ये क्लोरोसिलेंस अभी बहुत काम में आने वाला है थोड़ी देर में, सिलिकॉन्स बनाने में। यस, सिलिकॉन्स बनाने में इसी क्लोरोसिलेन का यूज होगा। थोड़ा सा वेट करें, यस थोड़ा सा वेट करें, कैसे होगा? ये प्रिपरेशन का एक मेथड था जब आपने ये वाली डायरेक्ट रिएक्शन करवाई। यस यस, बताइए सर ये पैराशूट वाले हैं? हाँ जी, ये पैराशूट वाले। बेटा एक और मेथड भी है ना, एक और मेथड भी है। आप चाहो तो इस मेथड पे नंबर 1 मेथड लिख सकते हो प्रिपरेशन का, और एक और मेथड है प्रिपरेशन का। आप क्या करो, सिलिकॉन की रिएक्शन करवाओ डायरेक्ट। 2 मोल ले लिए, मान लो मैंने इसके CH3 MgCl या फिर RMgCl के 2 मोल ले लिए मैंने। यस, 2 मोल ले लिए RMgCl के। ठीक है ना, यहां पर एक कैटलिस्ट यूज किया मैंने, कॉपर। कॉपर, ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और इसमें मुझे टेम्परेचर भी थोड़ा हाई लेना पड़ेगा, 280 डिग्री सेल्सियस से 380 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने ऐसा लिया तब भी R2 SiCl2 बन जाएगा। यस, ये रहा क्लोरोसिलेंस। ये भी क्या है दादा? क्लोरोसिलेन है। ये वाला है क्लोरोसिलेन। मेरी बात समझ में आई? सर Mg2Cl4 पॉसिबल और नॉट? नहीं बेटा, MgCl2 ही पॉसिबल होता है। ठीक है ना, MgCl2 ही पॉसिबल होता है। यस यस, तो ये दूसरा मेथड है। आप सिलिकॉन से डायरेक्ट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो है। यस दादा, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो है। आप लोग ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अंदाजा नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आगे पता लगेगा। ये आप डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हो SiCl4 की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तब भी बन जाएगा। आप सिलिकॉन के डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा सकते हो, है ना, तब भी बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो डन लिख दीजिएगा। ठीक है ना, नोट अगर हो जाए तो दादा डन लिख देना। यस यस यस, नोट अगर हो जाए तो दादा डन लिख देना। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग, अरे मुन्ना हमने कुछ गलत किया है,
हमने कुछ गलत किया है। रुको 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 रुको। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हो गई है। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा भैया। अरे ग्रिग्नार्ड, ये गलत कर दिया, गलत कर दिया। कहां कहां ध्यान है भाई, कहां ध्यान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो चुकी है दादा, इसमें डायरेक्ट आपको काम में लेना है आरसीएल, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा दादा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक करना भाई लोगों, थोड़ा ठीक करियो, इसको ठीक करियो। हाँ R2SiCl2 ये बनेगा, है ना। आपको डायरेक्ट RCl लेना है, ठीक है ठीक है। हाँ ये छोटा सा करेक्शन है। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो यहां आ गई ना रिएक्शन, ये वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो रिएक्शन हो चुकी है। इसमें सिर्फ RCl लेना है, RMgCl नहीं लेना। यस यस। हाँ नोट्स खराब हो गए, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हाँ हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। अब नोट कर लिया मेरे हिसाब से। हाँ तुम भाई मतलब ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड बना लिया, और इस ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड से अब हम लोग सिलिकॉन बनाने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये वाला आपको क्लोरोसिलेन लेके चलना है, R3SiCl, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, R3SiCl ले लिया, ये रहा Si, R R R, ये रहा क्लोरीन। क्या करना है, इस क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करवाना। देखो ये लिखा है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। मैंने क्या करना है, वापस सुनो क्या करना है। हाँ ये संगत का असर है बेटा। ये आपका एक क्लोरोसिलेन है, कौन सा है, क्लोरोसिलेन है कि नहीं है बोलो, ये है क्लोरोसिलेन। आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। सर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, देखो इस वाटर को ऐसे लिख दो ना, H+OH-, तो ये जो H+ है वो Cl- के साथ चला जाएगा। जैसे ही H+ Cl- के साथ गया, सर यहां Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अरे बोलो, डन, मेरी बात समझ में आई। अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब देखो, सोच के देखो, ये वाला कंपाउंड बन गया। मैंने क्या किया, इसके 2 मोल ले लिए। सोच के देखो, मैंने इसके 2 मोल ले लिए, तो यहां पर 2 मोल काम में आएंगे, है ना, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसके 2 मोल काम में ले लूं तो ये कितना मोल बनेगा, ये भी 2 मोल बनेगा। एक तो ये रहा, और एक इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, HO SI R R। ये देखो, ये भी तो 2 मोल है इसके। अब यहां से क्या होगा, सर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, RSi ROSi R डाइमर बन गया। क्या बन गया दादा, डाइमर बन गया। यस यस यस, ये है डाइमर सिलिकॉन। ये क्या है दादा, डाइमर सिलिकॉन। यस, ये कौन सा है, ये है सर डाइमर सिलिकॉन, डाइमर सिलिकॉन, डाइमर सिलिकॉन। देखो इसमें क्या SiO बॉन्ड प्रेजेंट है, सर बिल्कुल है। देखो ये रहा, SiO बॉन्ड प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, SiO प्रेजेंट है, SiO बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको बोला जाता है डाइमर सिलिकॉन। डाइमर क्यों बोला है, बिकॉज 2 यूनिट से मिलकर बना है ये। यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या दादा, बोलना पड़ेगा क्या तुम्हें। हाँ 2 मार, डाइमर का मतलब है 2 बार मर। देखो आपके पास क्लोरोसिलेन था, लेकिन कौन सा क्लोरोसिलेन, क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अगर मुझे डाइमर सिलिकॉन बनाना है, अगर मुझे डाइमर सिलिकॉन बनाना है तो कौन सा सिलिकॉन क्लोरोसिलेन लेके चलूंगा, तो आप बोलोगे सर R3SiCl लेके चलोगे। अगर आपने R3SiCl लेना है तब जाके आपका डाइमर सिलिकॉन बनेगा। यस, तब जाके डाइमर सिलिकॉन बनेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या, मेरी बात तुम्हें समझ में आई। यस यस। अरे बेटा HCl बाहर चला गया ना यार, यहां पे लिख दो -HCl। HCl से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास क्लोरोसिलेन था, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, Cl यहां से बाहर चला गया, Cl हट के OH लग गया, इसके 2 मोल ले लिए, और 2 मोल लेने से H2O बाहर निकल गया। ये रहा डाइमर सिलिकॉन, ठीक है। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना। यस, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना। अब इसके बाद मैं ले चलूंगा लीनियर सिलिकॉन्स पे। बेटा Cl चला गया, HCl बाहर निकल गया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर सिलिकॉन। हाँ जी हाँ जी, अभी स्टार्ट हो रहा है दादा। बेटा अराइल किसको बोला जाता है, देखो जैसे ये है बेंजीन, है ना, ये बेंजीन है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी खाली होगी ना इसकी, इसको अराइल बोला जाता है। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग, है ना।
इसको अराइल बोल सकते हो आप लोग। ऐसे ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को अराइल बोला जाता है। इसको आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, है ना? कहां पढ़ोगे? ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है ना? डन हो गया क्या? इतनी गंदी रिएक्शन बेटा, ये तो यार कितनी बढ़िया रिएक्शन है, कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं? इतनी आसान है, कहां से गंदी हो गई भाई? आओ, अब इसके बाद हम लोग बनाने जा रहे हैं लीनियर सिलिकॉन। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं दादा? लीनियर सिलिकॉन। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? लीनियर सिलिकॉन। देखो जी, लीनियर सिलिकॉन के लिए मुझे कौन सा क्लोरोसिलेन लेना पड़ेगा? मुझे क्लोरोसिलेन लेना पड़ेगा ये वाला R2SiCl। सुनना, मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? R2SiCl2। ये रहा R2SiCl2। इसका मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है? अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो देखो, इधर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हटेंगे, 2 क्लोरीन हटके 2 SI ग्रुप लग जाएंगे, है ना दादा? बैलेंसिंग का ध्यान मत रखना भी, है ना? बैलेंसिंग पे ध्यान मत देना। ये बन गया? अरे बोलो ना, ये बना कि नहीं बना? यस यस, R2SiCl2। ये कौन सा है? R2SiCl2। यस, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया, 2 OH ग्रुप लग गए। अब देखना तुम इधर, सारे लोग इधर देखना। ऐसे मान लो बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ऐसे सोच के देखो, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है ना? थोड़ा सा सोच के देखो, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ये देखो, ऐसे सोच के देखो एक बार, है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में अरेंज होंगे, अरेंज होके क्या करेंगे? यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यस, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ऐसा करने से एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। कह सकता हूं मैं ऐसा? लीनियर पॉलीमर सा बन जाएगा, जो देखो मैं यहां बना रहा हूं, या फिर यहां बना देता हूं। देखो, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, OSI चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये एन टाइम्स रिपीट हो गया, एक लीनियर, दिख रहा है तुम्हें? लीनियर सिलिकॉन बन गया है, लीनियर सिलिकॉन बन गया है। चेक कर लो, लीनियर सिलिकॉन बन गया, है ना? हर जगह से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता जाएगा। यहां से वाटर बाहर निकला, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, इधर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इधर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, एक लीनियर चेन बनती जाएगी। यस, लीनियर चेन बनती जाएगी, इसी को बोला जाता है लीनियर सिलिकॉन। फटाफट बताओ, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो। यस, अगर समझ में आ गया बेटा तो थम्स अप कर दो, फटाफट से बोलो। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। यस यस यस, बहुत आसान है ना यार भाई। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहां पर? लीनियर सिलिकॉन बनाने के लिए कौन सा क्लोरोसिलेन लेना पड़ेगा? R2SiCl2 लेना पड़ेगा, है ना? इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, 2 OH ग्रुप लग जाएंगे। अब दोनों साइड से वाटर वाटर निकालते जाओ, वाटर निकालते जाओ, ये बन गया आपका लीनियर सिलिकॉन, है ना? तो अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया है तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। यस यस, अब एक लास्ट रिएक्शन और बची है, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एक लास्ट रिएक्शन और बची है, फिर हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। यस यस, देख लो, इसमें भी क्या प्रेजेंट है? SiO R2SiO R2SiO यूनिट्स प्रेजेंट है ना? डन डन, नोट कीजिए, फटाफट लिख लो, फिर आगे चलते हैं। वाह, चलिए अब इसके बाद एक और सिलिकॉन बनाने जा रहे हैं हम लोग, है ना? एक और सिलिकॉन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। क्या नाम है जिसका? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, है ना? या क्रॉस से लिख लो, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। एक और सिलिकॉन बनाने जा रहे हैं, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाने के लिए आपको जो क्लोरोसिलेन लेना पड़ेगा वो है RSiCl3।
कौन सा है दादा? RSiCl3। RSiCl3, इसका आपने करवाना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या बनेगा? Si हटेगा, Cl हटेगा, उसकी जगह OH ग्रुप लगेगा, ये बन जाएगा। बताओ। यस, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। यस यस यस, देख लो 3 क्लोरीन ले लिए, अब की बार 3 डायरेक्शन से चेन स्टार्ट हो जाएगी, 3 डायरेक्शन से चेन स्टार्ट हो जाएगी। सर कैसे होगा? इसको मैं अगली वाली स्लाइड पे बता रहा हूं, है ना, इसको मैं अगली वाली स्लाइड पे बता रहा हूं। चेक करना, इधर सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, देखना। ये है RSiOH, इधर OH, इधर OH। ठीक है, एक और ऐसा ही कंपाउंड और होगा, ये रहा SiROH। देखो ये समझाने के लिए है, अगर आप लोग बना पाओ तो अच्छी बात है, मैं तो यही कहूंगा बना लो। और ये रहा OH। ठीक है, इसके पड़ोस में भी ऐसा ही एक और कंपाउंड होगा, SiOHR, वापस से OH, एक और SiOH, OHR। चेक करो, मैंने ऐसे कितने मॉलिक्यूल ले लिए हैं? 4 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने मॉलिक्यूल ले लिए दादा? 4 मॉलिक्यूल ले लिए। देखो, एक ये रहा RSiOH होल थ्राइस, देखो यही तो है RSiOH होल थ्राइस। चेक करना दादा, ये देखो RSiOH है ना, यहां पर भी RSiOH, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। अब समझना, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। यस, निकला। इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसको भी निकाल दो। यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ऐसा करने के बाद चेक करो, ऐसा करने के बाद तुम्हें एक ऐसा पॉलीमर मिलेगा, देखना जरा, सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे हो भाई। ये देखो OSiO, ये देखो, क्या ऐसा मिल रहा है? क्या ऐसा मिल रहा है तुम्हें? 2 क्रॉस लिंकिंग का मतलब समझते हो ना? देखो क्रॉस लिंक क्या, देखो लीनियर का मतलब हो गया ये, लीनियर का मतलब है ये, क्रॉस लिंकिंग का मतलब है ये 2 चेन आपस में जुड़ गई ऐसे, दिस इज क्रॉस लिंकिंग। तो एक लीनियर चेन ये थी, एक लीनियर चेन ये थी, 2 लीनियर चेन आपस में जुड़ गई, देखो ऑक्सीजन के थ्रू, दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दिस इज नॉन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है। यस यस यस, मेरे हिसाब से बाकी चीज समझ में आ गई है। बोलो बोलो बोलो, डन लिख देना, है ना। देखो ये कोई बनवाने को नहीं बोलेगा आपसे, है ना, एग्जाम में कोई बनवाने को नहीं बोलेगा। यस, एग्जाम में आपसे कोई बनवाने को नहीं बोलेगा। फिर मैं कह देता हूं, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाने के लिए कौन सी क्लोरोसिलिन लेना पड़ेगा, तो वो है आपके सामने RSiCl3। ये वाला क्लोरोसिलिन लोगे तब काम चलेगा। नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अरे बेटा 4 तो मैंने एग्जांपल लिया है, अब 4 ही बनाने की जगह थी। देखो इधर भी तो होगा ऐसा ही, तो इधर चलता जाएगा, इधर भी ऐसा ही होगा और चलता जाएगा, इधर भी ऐसा ही होगा, चलती जाएंगी ऐसे चेन्स। ये 2 चेन आपस में एक दूसरे को जुड़ी होंगी, ऐसे क्रॉस लिंकिंग होगी इनमें। दिस इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। यस, बात समझ में आई क्या? डन 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 बेटा, टफ रिएक्शन कुछ भी नहीं है। क्लोरीन हटा के OH लगाया, OH हटा के पानी निकाल दिया, बस खत्म। यही तो है, इसमें क्या मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है भाई? चलो जिसको प्रीवियस स्लाइड देखनी है वो ये वाली स्लाइड देख लो। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड दिखा दिया था। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड दिखा दी, देख लो देख लो, चेक कर लो। डन हो गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए आपके सामने, एक लाइन में लिख देना, है ना। ये जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं दादा, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना, ऐसे नाम लिखा हो सकता है, हाइड्रोफोबिक।
देखो ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिनको पानी से डर लगता है ना। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इनकी किसी के साथ रिएक्शन करने की कोई मतलब इच्छा नहीं होती, ठीक है ना, इनकी किसी के साथ रिएक्ट करने की कोई इच्छा नहीं होती। यस, डन। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ना। ये प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटर रिपेलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड केमिकली इनर्ट। बस बस बस, इसी के साथ सिलिकॉन्स हो गया है खत्म। सिलिकॉन्स खत्म हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2022 में पूछा गया है। यस, 2022 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, और मैं इस क्वेश्चन का पोल फटाफट से दे दूंगा। इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की, क्वेश्चन का पोल देख लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन देख लिया अच्छे से? यस यस यस, क्वेश्चन देख लिया? देख लो, चलो आराम से देख लो भाई लोगों, क्वेश्चन देख लो आराम से। हो गया? डन। चलिए, इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर है। इधर आपके सामने कंपाउंड लिखे हुए हैं और इनसे आपको बताना है कि कौन सा चेन सिलिकॉन बनेगा, डाइमर बनेगा या फिर 2D सिलिकॉन बनेगा। बताओ, देखें जल्दी बताओ। हाँ जी, यस यस यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है और पोल हो भी लिया है खत्म। चलिए पोल का रिजल्ट देखते हैं, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है और सिर्फ 19% लोगों ने सही जवाब दिया है। ये 58% लोग कौन है मुझे नहीं समझ में आया। SD शब्द ठाकुर, अयान शेख, रकीब और फिर धैर्य जी। अबे ओ अकल के अंधों, देखना एक को पकड़ोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये रहा R3SiOH, R3SiOH, R3SiOH क्या बनता है? R3SiOH, देखो ना, R3SiOH क्या बन रहा है इससे? इससे डाइमरिक सिलिकॉन बन रहा है। R3SiOH से क्या बन रहा है? डाइमरिक सिलिकॉन बन रहा है। यस, क्या बन रहा है मुन्ना? डाइमरिक सिलिकॉन बन रहा है भाई। R3SiOH से डाइमरिक बनेगा, मतलब 4 का B होगा, 4 का सेकंड के साथ मैच होगा। यहां पर 4 का 4 के साथ मैच हो रखा है, 4 का 3 के साथ मैच हो रखा है, 4 का 3 के साथ मैच हो रखा है, 4 का 2 के साथ मैच हो रखा है। ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक को अगर देख लेते ना, यस, अगर एक को देख लेते ना तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाता, तुम्हें बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। यस, एक को देख लो, बाकी तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। देखो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को सिलेन बोला जाता है, एक कोई सिलिकॉन नहीं बनाएगा। सेकंड वाले का मैच 4 के साथ होगा, है ना। RSiOH होल थ्राइस, क्रॉस लिंक मतलब 2D। यस, ये क्रॉस लिंक हो गया ना, अरे सॉरी 2D मतलब क्रॉस लिंक वाला, वो 2D में तो है, 2 डायमेंशन में तो है, क्रॉस लिंक्ड, है ना। और इससे क्या बनेगा? चेन बनेगा। बताओ, अब ये क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया है, शर्म, थोड़ी बहुत शर्म आई? आई कि नहीं आई? चुल्लू, चुल्लू का नाम सुना है? यस, चुल्लू नाम सुना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना, समझ गए? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन। देखो जी, हाइड्रोजन जो चैप्टर है ये भी एक वैसे तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना। तो आप लोग नया हेडिंग डाल लो। हाँ, अरे नया चैप्टर स्टार्ट हो गया भाई, ये लो तुम्हारे सामने नया चैप्टर। मतलब नया चैप्टर स्टार्ट होने की खुशी अलग है, मतलब है कुछ नया चैप्टर हो रहा है, ऐसे लग रहा है मतलब कुछ 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 नई चीज हो रही हो। जैसे ये भी तुम्हें ऐसे ही लगेगा जैसे P ब्लॉक पढ़ रहे हो, हाइड्रो ये S ब्लॉक पढ़ रहे हो, वैसा ही चैप्टर है ये भी, ठीक है ना। हाँ,
कोई नया चैप्टर कुछ कमाल नहीं होगा। यस, हाँ जी, नया चैप्टर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई जो नोट्स वोट्स बना रहा हो ना, उसको मैं फिर बोल देता हूँ, इधर देख लो मेरी तरफ, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ना। नहीं तो थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आ सकता है बच्चों का, सर पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया था हमने, वापस क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, वापस क्यों पढ़ा रहे हो। यस, हाँ, कुछ लोग हैं जिनको हो सकता ना पता लगे कि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। वापस बोल देता हूं, ये नया चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। बधाई हो आप सब लोगों को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सफलतापूर्वक खत्म होने जा रहा है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको शायद बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अपने सिलेबस से हटा दिया है ना। जैसे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, तो ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है मेरे हिसाब से। यस, है ना, हाँ, सीबीएसई के चैप्टर में, सीबीएसई के सिलेबस में शायद हाइड्रोजन चैप्टर को हटा दिया गया है। नीट के सिलेबस से भी इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर, मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन आ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डन। तो आ जाइए सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में सारी दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है। यस, हाइड्रोजन है, दादा इसके बारे में बताने की जरूरत है क्या मुझे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसी वजह से ये सबसे लाइट एलिमेंट है। और ये होता है, ये इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट। किसी भी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये, सबसे हल्का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें बहुत सिंपल चीज है ना। और हाइड्रोजन H2, इसको डायटोमिक है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डाई हाइड्रोजन भी इसको बोला जाता है। अगर हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिल जाए तो इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया ये, है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यूपी बोर्ड में हाँ हो सकता है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उनके उनके सिलेबस से नहीं हटाया हुआ होगा, लेकिन ये सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है, इसका मुझे पता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है, सर इस हाइड्रोजन की पोजीशन क्या, कहां होनी चाहिए हाइड्रोजन की पोजीशन। तो भैया हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बड़ी ही विवादास्पद है। कैसी है, विवादास्पद है। विवादास्पद क्यों है भैया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना बेचारा, हाइड्रोजन कहता है मेरी प्रॉपर्टीज दो ग्रुप के सिमिलर है। कौन सा, एक तो ग्रुप 1 और एक ग्रुप 17। ये जो ग्रुप 1 है इसको दुनिया अल्कली मेटल के नाम से जानती है। यस, आप लोग भी जानते हो। और ग्रुप 17 को हेलोजन के नाम से जानती है। अगर मैं मेंडलीव की बात करूं तो ये 7A है और ये फर्स्ट ए है। यस, तो ये जो हाइड्रोजन है ये दो ग्रुप के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, अल्कली मेटल के भी सिमिलर और हेलोजन के भी सिमिलर। साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अल्कली मेटल से भी अलग हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हेलोजन के सिमिलर भी हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो हेलोजन से अलग भी हैं। यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो इसने लिखा भी है कि हाइड्रोजन जो होता है रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस ऑल द सेम टाइम, इट डिफर्स फ्रॉम बोथ इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकी से अलग भी हैं, दोनों से अलग भी हैं, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो दोनों के सिमिलर भी हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिजेंबल करती है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ, है ना। रिजेंबल करने का मतलब समझते हो, रिजेंबल करने का मतलब है कि अल्कली मेटल की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती है ना, अल्कली मेटल की सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अल्कली मेटल के सिमिलर होती है। देखो, अल्कली मेटल की अगर मैं बात करूं तो इनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ईमानदारी से बताओ। सर इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है। यस, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये प्रॉपर्टी सिमिलर है किसके, अल्कली मेटल के। अरे बोलो ना, अरे भाई तुम लिखो यार, एक लाइन लिखने में साला तुम्हें इतना टाइम लगता है, लिखो।
हाँ जी, हो गया। चलो आओ। हाँ, तो देखो ये पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट है जैसे सोडियम है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है दादा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है ना, बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। जो हाइड्रोजन है उसकी टेंडेंसी भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? H+ बनाता है। सारी दुनिया जानती है इसके बारे में। यस, तो ये प्रॉपर्टी भी दोनों की सिमिलर हुई ना, कि अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। अब देखो, अल्कली मेटल में है सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, सोडियम हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हेलाइड बनाता है, और सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाता है। वैसे ही हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके HX बनाता है, और सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है। ये भी सिमिलैरिटी तो है। अरे बोलो ना, अरे सिमिलैरिटी हुई कि नहीं हुई? कि जैसे अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन हेलोजन और सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे ही आपका हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन हेलोजन और सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विच आर सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। कौन कौन सी? वापस देखो, सबसे पहला वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, और ये क्या बनाती है? ऑक्साइड, हेलाइड और सल्फाइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये प्रॉपर्टीज सिमिलर है। डन, वेरी गुड। तो दादा नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख दो, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस। हाँ यार, आज ना मेरा थोड़ा नहीं, मतलब काफी सरदर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा तेज नहीं बोल रहा हूं आज, है ना, मैं बहुत धीरे धीरे से बोल रहा हूं। आज का दिन थोड़ा बिजी था मेरा। हाँ, है ना, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, आराम आराम से ही बोलूंगा। आप लोग लिखो, नोट करो आराम से। बहुत बहुत लाइट सा चैप्टर है यार, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है ना। जब मैंने अपने टाइम कोचिंग करी थी ना, तो ये चैप्टर पढ़ाए नहीं जाते थे। जब मैं अपने टाइम कोचिंग करता था ना, उस समय हाइड्रोजन एस ब्लॉक कोई पढ़ाता नहीं था, इनको नोट्स दे देते ऐसे, अरे पढ़ लेना इनको खुद से। इन विचारों की ये वाली इज्जत थी। हम्म, ठीक है, हो गया, नोट किया। छुट्टी दे दो, है ना सर, मजा आ जाएगा। छुट्टी दे दो आप तो। अरे ट्यूसडे की छुट्टी है शायद आप लोगों की, ट्यूसडे को छुट्टी है, ट्यूसडे। हाँ हाँ, शायद ट्यूसडे को छुट्टी है, दशहरा है ना उस दिन। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट है किससे? अल्कली मेटल से। भाई कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के सिमिलर हैं, वो हम लोगों ने देख ली। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो अल्कली मेटल से डिफरेंट है। कैसे? हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन जो आपके अल्कली मेटल्स होती है वो मोनोटोमिक होती है। जैसे सोडियम है, वो Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिथियम, पोटेशियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। यस, हाइड्रोजन डायटोमिक है और अल्कली मेटल्स मोनोटोमिक है। हाइड्रोजन जो होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत जबरदस्त है देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको डेटा याद नहीं रखना है कि किसकी कितनी होती है ना। मंडे को नहीं थी, मंडे को नहीं है शायद, ट्यूसडे को छुट्टी है मेरे हिसाब से ट्यूसडे को है। मंडे का तो नहीं पता यार मुझे, मंडे की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्यूसडे को होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो देखो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से इसमें जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो हाईली पॉजिटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है अल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल है और अल्कली मेटल्स होती है मेटल्स होती है ना, ये प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होनी है। यस, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन जनरली जो कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट होते हैं, देखो जनरली लिखा है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे। वाइल कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयोनिक, है ना। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं दादा? कोवलेंट होते हैं। और जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो कौन से कंपाउंड बनाती हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं, एक्सेप्ट लिथियम। तो ये प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, बोलो। और सबसे लास्ट में लिखा है
कि जो कैटायन है H प्लस उसकी साइज बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कली मेटल आयन, जैसे Li प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, Cs प्लस हो गया, इनके कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन का कैटायन है H प्लस उसकी साइज बहुत ही छोटी है. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विच आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स. वापस देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. यस कौन कौन सी है. सबसे पहले हाइड्रोजन डायटोमिक है, अल्कली मेटल मोनोटोमिक होती है. हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी और अल्कली मेटल्स मेटल होती हैं. हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होती हैं और अल्कली मेटल के आयोनिक होते हैं. H प्लस की साइज बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैटायंस. डन. यस यस यस. तो फटाफट से आप इसको नोट कीजिए और नोट हो जाए तो डन लिखिए. फिर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टीज जो किसके सिमिलर हैं, जो हेलोजन के सिमिलर है. चलिए नोट कीजिए फटाफट से. यस 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 नोट कीजिए. हो गया. वेरी गुड. आ जाओ फिर. हेलोजन के सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी है. देखो हेलोजन के सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी है. सबसे पहली चीज, जो हेलोजन्स होते हैं उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की. क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. यस. हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी टेंडेंसी भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, है ना. तो ये वो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो हेलोजन से मैच खाती है कि हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है. दूसरी चीज, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हेलोजन और हाइड्रोजन की वो सिमिलर होती है. ये दूसरी. डन. और देखो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो डायटोमिक होता है, हेलोजन का मॉलिक्यूल भी डायटोमिक होता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी डायटोमिक है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी डायटोमिक है. यस यस यस. क्या हो गया माइक में. अभी भी हो रही है क्या. हाँ. अभी 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 तो ठीक है. क्रैकिंग ड्यू टू अर्थ. अरे अभी तो ठीक है क्या. अब ठीक है क्या. बताओ ना यार. अरे अब तो ठीक होगा. अब सही हो गया. बहुत बढ़िया. देखो अगली प्रॉपर्टी देखो. हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके CH4 बनाता है, वैसे ही हेलोजन्स कार्बन के साथ रिएक्ट करके CX4 बनाते हैं. दोनों की ही टेंडेंसी कार्बन के साथ रिएक्ट करने की सेम होती है, सेम तरीके से दोनों रिएक्ट करते हैं. तो ये वो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो हेलोजन्स के सिमिलर होती है. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विच आर सिमिलर टू हेलोजन्स. ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए. फिर चलते हैं हेलोजन की वो हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टीज जो हेलोजन से डिफरेंट है, उसकी बात करेंगे. हाँ उसकी बात करेंगे. लिखिए फटाफट से. यस 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 नोट कीजिए फटाफट. फिर उसके बाद आगे चलेंगे.
हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद डिफरेंसेस क्या है हेलोजन से, देखो हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलोजन्स। हेलोजन इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, हाइड्रोजन कहता है मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूं। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हाइड्रोजन की वो काफी कम होती है हेलोजन्स के कंपैरिजन में। हेलोजन्स में देखो क्लोरीन, क्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इनके कंपैरिजन में काफी कम होती है, ठीक है ना। तो यहां पर तो दो ही लाइन है, दो लाइन लिख लो फटाफट से, डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। इसमें थ्योरी है यार दादा, पूरा थ्योरी है, मतलब एकदम पूरा थ्योरी है। अब क्या करें सर, व्हाट अबाउट विंटर वेकेशन? हाँ वाह वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये बात है सर, क्या बात है, मतलब क्या बात है। अबे विंटर वेकेशन को स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तुम, है? विंटर वेकेशन स्कूल में होती है यार, यहां थोड़ी ना होगी, है ना। हाँ, जेई कोई विंटर वेकेशन बताओ, बताओ जेई की तैयारी कर रहे हो विंटर वेकेशन, भाई साहब। हो गया। एफिनिटी, एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी का मतलब है प्यार, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। हाँ आ जाओ, चलो आगे चलते हैं अब। और अब मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ आ जाओ, हाइड्रोजन के आइसोटोप, आइसोटोप तो जानते हो ना तुम लोग क्या होते हैं? अरे बोलो ना, क्या सेम रहता है? सेम एटॉमिक नंबर। क्या सेम रहता है सर? एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट मास नंबर। बोलो ना, डिफरेंट मास नंबर, बोलो, यही रहता है। अब तुम्हें बताने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत है नहीं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं बताओ जल्दी से? हाइड्रोजन के सिर्फ 3 आइसोटोप होते हैं। पहला होता है 1H1, यस। दूसरा होता है 1H2 सर। तीसरा होता है 1H3, यस। इसको नॉर्मल हाइड्रोजन H से दिखाया जाता है, प्रोटियम बोलते हो रहे आप इसको, प्रोटियम, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन है, सिंपल हाइड्रोजन H से दिखाया जाता है। इसको D से दिखाया जाता है, ड्यूटीरियम बोला जाता है। क्या बोला जाता था इसको? ड्यूटीरियम, यस। इसको क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम बोला जाता है। और यह है सर टी से दिखाया जाता है इसको, है ना, ट्रीटियम, TRITIUM, यस। इसका एक और नाम भी है, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर इसका मास नंबर ज्यादा होता है ना। दिस इज योर सिंपल हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आई? यस यस। और सर हमने ये भी पढ़ा है कि जो ट्रीटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है सर, यस। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास कितने प्रोटॉन है, आप बोलोगे सर 1 प्रोटॉन है, यस। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं तुमसे पूछूं कितने न्यूट्रॉन है, बोलोगे 0 न्यूट्रॉन है। बोलो सर इसके पास 1 प्रोटॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और सर इसके पास न्यूट्रॉन भी 1 है, ठीक है ना, इसी वजह से इसका मास ज्यादा है। सर इसके पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन इसके पास 2 है। कोई परेशानी इसमें? बोलो हाँ, हैवी वाटर इसी से बनता है बेटा, है ना, हैवी वाटर D2O इसी से बनता है। तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम आपका रेडियो एक्टिव होता है। मास नंबर आपके, इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है 111, यस। डन डन, है ना। हाँ बेटा, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मिलता है। हाइड्रोजन इस ट्रीटियम की फॉर्म में बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से हम लोग हैवी हाइड्रोजन इसको ना बोल के इसको बोलते हैं ना, हैवी वाटर होता है ना D2, D2 को क्या बोला जाता है? हैवी वाटर बोला जाता है ना, है ना। D2 इज नोन एज हैवी वाटर। बताइए हो गया क्या? नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब लोग समझदार हो, इतना तुम्हें पहले से पता है। यस यस यस, हैवी, हाँ हैवी वाटर होता है बेटा, हैवी हाइड्रोजन और हैवी वाटर। नोट कर लो इसको, हो जाए तो बता देना, बहुत आसान है। यस, कीजिए जनाब। हो गया, डन, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अगर मैं अबंडेंस की बात करूं कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 की फॉर्म में।
अबंडेंस का ऑर्डर आपके सामने लिखा है, H2 की परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी, फिर D2 और फिर T2। आपका जो ट्रीटियम होता है उसकी परसेंटेज अबंडेंस तो बहुत ही कम होती है ना, 1% से भी शायद कम होता है। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये ऑर्डर है, डेंसिटी का भी ये ऑर्डर है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का भी ये ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का भी ये ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होते हैं ना, लगभग सेम लिखो यहां पर, लगभग सेम रखो, है ना। देखो होता क्या एक्चुअली, यहां से सारा खेल देखो, यहां पर बॉन्ड एनर्जी का है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसका मास छोटा है ना, ऐसे मान के देखो, आपने डंडी से इधर एक हाइड्रोजन चिपका दिया, एक इधर हाइड्रोजन चिपका दिया, अब हाइड्रोजन की साइज छोटी है, सब हाइड्रोजन की साइज छोटी, उसका मास कम है, तो इन हाइड्रोजन का वाइब्रेशन ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि एटम कभी एक जगह पे टिकता नहीं, वाइब्रेट करता रहता है ना, तो ये हाइड्रोजन का वाइब्रेशन ज्यादा होगा। अगर आपने ड्यूटीरियम लगा दिया तो ड्यूटीरियम की साइज और बढ़ गई है, साइज बढ़ गई तो बड़ी साइज हो गया, तो इस पे बड़ा पत्थर रख दिया यूं मानो, अब बड़ा पत्थर है तो वो मुश्किल से वाइब्रेट करेगा, उसका वाइब्रेशंस कम होंगे। अगर उसमें आपने ट्रीटियम लग दिया, उसका मास और ज्यादा है, और बड़ा मास अगर आपने यहां लगा दिया तो उसका जो वाइब्रेशन है वो और कम होंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में क्योंकि हाइड्रोजन इन दोनों का वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से ये बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। यस, ड्यूटीरियम वाइब्रेशंस थोड़े और कम होंगे डी डी के बीच, इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रीटियम की साइज और ज्यादा बड़ी है, इस वजह से ट्रीटियम T2 मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा दिखेगी। और सबका देखो जो ऑर्डर है वो बिल्कुल एक ही ऑर्डर है, सेम ही ऑर्डर है, इस वजह से ऑर्डर याद रखना भी आसान होता है अगर मैं अबंडेंस को छोड़ दूं तो, है ना। ये तो सारी दुनिया जानती है ना यार, ये तो सारी दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है H2 की और सबसे कम T2 की होती है। लेकिन बाकी जितने भी ऑर्डर हैं देख लो, बाकी सबका सेम ऑर्डर है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होती है ना, बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होती है। ये एनसीईआरटी का डेटा है ना, बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होती है दादा, ये एनसीईआरटी का डेटा है। लेकिन आपको कुछ जगह पर हो सकता है ऐसे भी दिखे कि D2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा, H2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू D2, है ना, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अरे टी भैया ट्रीटियम है, कोई बोल रहा है टी क्या है, देखिए रहा, देखिए लिखा हुआ, ट्रीटियम को टी से दिखाया जाता है। बता ये क्या मतलब हुआ ये वाली स्लाइड बताने का, है क्या मतलब हुआ, ये वाली स्लाइड क्यों पढ़ाई मैंने, इस पे टी लिखा हुआ था और फिर तूने क्वेश्चन पूछ लिया टी क्या है, बताओ, हद है मतलब, गजब है मतलब, है। हाँ चलो, तो ये वाले ऑर्डर नोट करो, ऑर्डर नोट कर लो तो लिख देना सर डन, फिर आगे चलते हैं। यस फिर आगे बेटा, बॉन्ड लेंथ ना T2 जो है ना, T2 बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, T2 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ की बात नहीं की गई है T2 के केस में। हाँ, T2 की बॉन्ड लेंथ के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, यस वो डेटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से T2 में बॉन्ड लेंथ की बात नहीं होती है, ठीक है, इसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ना, होता तो हम लोग लिख देते। ठीक है, अरे बेटा नहीं है, T2 में बॉन्ड लेंथ नहीं दिया हुआ है कहीं पर, इसलिए नहीं लिखा हम लोगों ने ना, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है इसके लिए। लेकिन ये कि H2 और D2 का लगभग सेम होता है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, हालांकि एग्जैक्ट सेम नहीं होता, लेकिन अब एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम लोग वही मान के दिखते हैं, है ना, हम लोग वही मान के चलते हैं। यस सर चाय पी लो, ये चाय पिलाने वाले की छुट्टी हो गई भाई, अब कोई चाय वाय नहीं पिलाएगा, तो घर जाके पीनी पड़ेगी चाय। हाँ वो चाय मिलती है 4 से 6 वाली जो क्लास होती है ना अपनी, उसमें चाय मिल जाती है, अभी नहीं मिलती यार। हाँ लो आओ आगे चलते हैं अब। देखो आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में दो छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई है ना, बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई है। लिखता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है ना, क्योंकि भैया है तो हाइड्रोजन ही ना, तो भाई कोई सा भी आइसोटोप है तो वो हाइड्रोजन ही, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो किसमें आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में, मेनली ड्यू टू दैट डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। हमने बात करी कि जो बॉन्ड टूटना होता है ना वो H2, D2 और T2 ये इस तरह से होता है ना, ये है बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर दादा, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। H2 का बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा, सबसे आसानी से टूटेगा, तो जो H2 की रिएक्टिविटी होती है
यस, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो H2 की रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। तो आपके जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, बिकॉज इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ट्रीटियम होता है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, बेटा पार्टिकल्स है ना, बीटा पार्टिकल्स ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, -1 E0 या फिर -1 बीटा 0, ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इसको बीटा पार्टिकल बोला जाता है। इसका जो चार्ज होता है ना वो लगभग, इसका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। यस, इसका चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और इसका जो मास होता है बीटा पार्टिकल का वो लगभग 0 कंसिडर किया जाता है, बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लगभग बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये तुम्हें पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो ट्रीटियम होता है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया, उसमें कौन से चैप्टर में आपका पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, वो कौन सा चैप्टर? वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में आप में से कुछ होनहार बच्चे होंगे, है ना, कुछ होनहार बच्चे हैं जिनको क्लास 12th में जाने का मौका मिलेगा। जो 12th में जाएंगे वो एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी दादा, अगर नोट हो गया हो तो आप लोग डन लिखें। देखो यहां से चीज जो समझने वाली है मैंने आपको बता दी। यस, क्या क्या ध्यान में रखनी है कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्ट करने का जो रेट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। H2 में रेट सबसे फास्ट होगा, T2 में रेट सबसे कम होगा। ठीक है, डन। हाँ, नोट कर लो, इसको नोट करो। हो गया, हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ हाइड्रोजन के बारे में बताने वाला हूं। देखो डिफरेंट हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी के बेस पे मैं हाइड्रोजन को 3 तरीके से बांट सकता हूं, है ना, 3 तरीके से बांट सकता हूं। देखो, एक होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, ये नाम आपको काफी जगह देखने को मिलेंगे। एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन, और एक होता है एड्सॉर्ब हाइड्रोजन या फिर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, है ना। ये नाम आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने को मिलेंगे। बात ही आती है, और ये जो H2 होता है ना, दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसको क्या बोला जाता था? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन गया ना। देखो, आपके पास H2 है और आपने उसको तोड़ दिया है ना, हाई टेम्परेचर दिया, तो और ये किसमें टूट गया? 2H। ये जो H है, दिस इज योर एटॉमिक हाइड्रोजन। ये क्या है आपका? एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ये H जो है, ये एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है। यस, इसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा है इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यस, हाँ, मेरी बात समझ में आई? तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो H2 को डिसोसिएट करने से जो हाइड्रोजन बनेगा उसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हो। तो सर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? आप ऐसे समझ लो कि नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है, एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बीच में बनता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। जैसे आपने जिंक ले लिया, यस, और इसकी रिएक्शन आपने H+ के साथ करवाई। सोच के देखो, तो जो जिंक होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn2+ बना देता है और एक हाइड्रोजन रिलीज करता है। H+ जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो H+ होगा वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, H बना देगा, बीच में H बनता है और ऐसे 2 H मिलके फिर H2 बना देते हैं। तो ये इस रिएक्शन में जो H बना है, दिस इज योर नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन इसको हिंदी में बोला जाता है, नवजात हाइड्रोजन। दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर मान लो कुछ और नहीं हो रहा तो ये एक और H मिलके, 2 H आपस में मिलके H2 बना देते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है?
H2 को डिसोसिएट करने से जो हाइड्रोजन, H2 के डिसोसिएशन से जो हाइड्रोजन बनता है, दैट इज कौन सा हाइड्रोजन? एटॉमिक हाइड्रोजन। हाँ, नवजात हाइड्रोजन जिसको आप बोलते हो। एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे जिंक है, उसने H+ के साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, और उससे Zn2++ हाइड्रोजन मिला। दादा मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां से मिलता आपका नेसेंट हाइड्रोजन। एक होता है एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर नाम सुना है प्लेटिनम का। अच्छा एक बात बताओ, प्लेटिनम और पैलेडियम एक खास बात होती है उनकी, कोई मुझे बता सकता है क्या क्या खास बात होती है प्लेटिनम और पैलेडियम? कोई मुझे बता सकता है क्या क्या खास बात होती है उनकी? हाँ कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? जल्दी बोलो फर्स्ट, क्या खास बात होती है इनकी? प्लेटिनम और पैलेडियम, इनकी क्या खास बात है? कोई भी बता दो। ये कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल कैटलिस्ट होते हैं, ये तो आपकी बात सही है। और मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं अपनी सरफेस पे, ये प्लेटिनम और पैलेडियम क्या करेंगे, मान लो ये प्लेटिनम की सरफेस है, ये क्या करते हैं हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज योर एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये कौन सी हाइड्रोजन है दादा? एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये कौन सी हाइड्रोजन है? एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। यस यस, प्लेटिनम और पैलेडियम क्या करते हैं अपनी सरफेस पे, वापस सुन लो, प्लेटिनम और पैलेडियम अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेते हैं। बेटा हो जाए अगर तो नोट कर लेना। ये क्या करते हैं दादा? अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो हाइड्रोजन इस प्लेटिनम और पैलेडियम की सरफेस पे इकट्ठी हो रखी है उसको बोला जाता है, हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मान लिया, इसको बोला जाता है एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनमें सबसे क्या होगा और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इनमें अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन के बारे में बोलोगे? फटाफट बताओ। हां बेटा, अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक नहीं होता, अलग अलग होता है। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब्जॉर्प्शन, यहां पर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब्जॉर्प्शन अलग चीज है, एडजॉर्प्शन अलग चीज है ना। यहां पर क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हर जगह से इकट्ठा करना, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सिर्फ सरफेस पे इकट्ठा करना, है ना, सिर्फ सरफेस पे इकट्ठा करना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो एडजॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे, जो पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, वो कहां होंगे? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होंगे। कहां होंगे दादा? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, देखो अभी हम लोगों ने बात करी कि इसकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, एनर्जी बहुत हाई है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब सर इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद कौन आता है आपका? नेसेंट आता है। यस, नेसेंट आता है, नेसेंट हाइड्रोजन। और सबसे कम रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, है ना। एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूल बन गया है, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। दिस इज द ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी। मेरी बात समझ में आई? नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं होता बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, हाई एनर्जी है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, खट से रिएक्ट कर लेगा किसी के साथ, है ना। जो भी इसको मिलेगा, है ना, जो भी इसको मिलेगा सबसे पहले ये उसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये उसी के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा। डन? अरे बोलो ना यार भाई लोगों, हो गया क्या? डन डन? नोट किया क्या आप लोगों ने? अगर नोट हो गया हो तो बताइए, फटाफट से आगे चलें। नोट कर लिया हो तो आगे। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, देखो ये भी ध्यान रखना है। H+ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर H+ को प्रोटॉन कहते हैं।
यस, क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, H माइनस को क्या कहते हैं? सर H माइनस को हाइड्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन कहते हैं। ध्यान रखना इसका। दिस इज H माइनस इज नोन एज हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, सॉरी, है ना। H प्लस इज प्रोटॉन, H माइनस इज हाइड्राइड आयन। ठीक है ना, बहुत आसान चीज है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे किसकी? हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? अभी मैं आपको बताया कि कोई भी एक आपका सब्सटेंस है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कोई एक एलिमेंट है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोराइड बनाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो ऑक्साइड बनाता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। यस, तो हाइड्राइड्स जो होते हैं, देखो आपके सामने लिखा है, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हाइड्राइड का फॉर्मूला ये हो सकता है, या फिर हाइड्राइड का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। देखो इस फॉर्मूले में कौन फिट बैठ रहा है? जैसे मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, ई यहां पर क्या है? ई फॉर एलिमेंट नहीं है बे, ओ ई फॉर एलिमेंट है मुन्ना, इधर देखियो, ई फॉर एलिमेंट है, ई क्या है? एलिमेंट है। एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे सोडियम का हाइड्राइड है, NaH बन गया, तो यहां पर एक्स की जगह 1 है। जैसे MgH2 है, यहां पर एक्स की जगह 2 है, मैग्नीशियम का हाइड्राइड है। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होता तो AlH3 बन जाता, एक्स की जगह 3 होता। और एक और फॉर्मूला भी हो सकता है EMHN, जैसे देखो B2H6 इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 6। तो हाइड्राइड जो होता है ना, उसके ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला भी हो सकता है हाइड्राइड का, और ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है हाइड्राइड का। मैं हाइड्राइड को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला होगा आयोनिक हाइड्राइड, इसको सलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है, या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोला जाता है। फिर आता है कोवेलेंट हाइड्राइड, जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी आप लोग कह सकते हो। फिर आता है मेटेलिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कह सकते हो, है ना, आगे लिखा हुआ आ जाएगा। यह है क्लासिफिकेशन हाइड्राइड्स का। यह क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, उसके बाद, हाँ, इसको डाइबोरेन कहते हो ना यार, B2H6 इसको डाइबोरेन, है ना, तुम्हारा फेवरेट है। इसके तो सपने भी आते होंगे तुम्हें, हैं? B2H6 की स्ट्रक्चर डाइबोरेन बनाना बॉन्ड, सपने भी आते होंगे तुम्हें इसके। अभी बताऊंगा मुन्ना, अभी क्या, अभी बताऊंगा। आप भी बताएंगे भाई, अभी अभी बताएंगे। थोड़ा वेट तो करो। हाँ, ये नोट करो, आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सर हाउ टू मैनेज रिवीजन डेली, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बेटा, अभी बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा रुको। हाँ, अभी बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलें भाई, आगे चलें भाई, चलो आगे चलते हैं। और सबसे पहले आयोनिक हाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। देखो आयोनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। किसको छोड़ के? बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है इनकी साइज स्मॉल होती है। यस, मैं ऐसे कह सकता हूं, स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है। यस, बताओ जरा, इनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है। तो जनरली आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, वो आयोनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। वो आयोनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं किसको छोड़ के? हाइड्रोजन और बेरिलियम, मैग्नीशियम। आप इसमें लिथियम भी ऐड कर सकते हो, है ना, लिथियम भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज जो लिथियम का हाइड्राइड होता है वो भी कैसा होता है? कोवेलेंट इन नेचर होता है, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होते हैं। डन। इनको आयनिक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये आयंस की फॉर्म में टूट सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम का हाइड्राइड है NaH, ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस H माइनस, ये लो आयन बन गया। मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है। पोटेशियम का हाइड्राइड है वो K प्लस प्लस H माइनस में टूट जाएगा, आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। इस वजह से ये आयनिक हाइड्राइड वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। देखो इसने लिखा भी है, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं, हल्के एलिमेंट, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है ना। लिथियम, ये लिख दिया ना बेटा, लिथियम लिख तो दिया यार। यस, लिथियम लिख तो लिया।
और देखो ये आपके क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो ना, मैंने आपको बताया था सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। बेटा सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो सकते, और जब आयंस की फॉर्म में नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, मान लो आपने मोल्टन स्टेट लिया, उस केस में ये आयंस में टूट जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। देखो ये लिखा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन एट एनोड। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एनोड जो होता है ना, एनोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। बताया था आप लोगों को एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है, H माइनस जो होता है ना एनोड पे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, दो H माइनस मिलके H2 बना देते हैं और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये एनोड पे ये रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही तो है। H माइनस क्या कर रहा है दादा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सर, लूज कर रहा है। तो हमेशा ये आपके जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाइड्राइड्स एनोड पे कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और अगर इन हाइड्राइड की आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वायलेंट रिएक्शन होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस रिलीज होती है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ही ज्यादा होता है, लिखा है ना सर, रिएक्ट वायलेंटली, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यस, मेरी बात समझ में आ रही। तो ये ना, ये वाला जो हाइड्राइड्स वाला जो चीज है ना, इसको आप लोग घर से लिख लेना। दादा इतना तो कर लो यार, कल की छुट्टी है ना। तो ये वाली जो चीज है इसको आप घर से लिख लेना, मैं समझा देता हूं फटाफट, फिर उसके बाद आपकी क्लास छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बात आती है कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। समझते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है। जनरली जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। अब ये जो आपके कोवेलेंट हाइड्राइड है इसको भी मैं फर्दर 3 पार्ट में बांट सकता हूं। ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है इसको भी मैं फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर होगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और फिर होगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ग्रुप 15, 16, 17, ग्रुप 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ दादा, अभी तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन रिच की मैं बात करूं तो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13 एलिमेंट। क्यों, जैसे आपका बोरोन है, जैसे आपका बोरोन है, बोरोन के बेचारे के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर, सेंट्रल एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है सर, इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। यस, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वाली कैटेगरी में डाला गया। बहुत आसान चीज है। और इनकंप्लीट ऑक्टेट है तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स बोलते हैं। मेरी बात बताइए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? दीज आर हाइपरवेलेंट, है ना, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, ये सॉरी हाइपोवेलेंट है ना दादा, ये क्या होते हैं, हाइपोवेलेंट होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए बोला है क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और देखो फिर आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आपके ग्रुप 14 के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ईमानदारी से बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इन्होंने अपने चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर। सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 होने चाहिए, 8 ही हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। मेरी बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों बोला है, समझ में आया, क्योंकि 8 होने चाहिए, 8 ही है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और ना ही इनके पास कोई लोन पेयर है। यहां पर आओ, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NH3। दादा NH3 में नाइट्रोजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और सर इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है।
फिर मैं एग्जांपल देता हूं आपको H2O का, सॉरी H2S ले लेते हैं। सल्फर है सर, सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और सर सल्फर के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका HCl, सर यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और सर इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को लूज करने की होती है ना। इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनके पास? एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 कौन सा बनाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 14 कौन सा बनाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। 15, 16, 17 कौन बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। 18 बनाता नहीं है ना। 18 बेचारा नोबल गैसेस होती है, उनका ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट होता है। यस, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से उनकी टेंडेंसी किसी के साथ रिएक्ट करने की नहीं होती। सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, है ना। तो ये कौन बनाता है? जनरली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डी ब्लॉक में भी ग्रुप 7, 8, 9 जो होते हैं वो किसी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते, ये ध्यान रखना। और क्योंकि 7, 8, 9 ग्रुप वाले एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बना रहे, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? हाइड्राइड गैप बोला जाता है ना। ये हाइड्राइड नहीं बना रहे, हाइड्राइड बनाने में गैप आ गया। यस, हाइड्राइड बनाने में गैप आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। और अगर मैं ग्रुप 6 की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम होता है, वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम होता है, वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब कोई मुझे ये बोलेगा सर इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोला जाता है ना। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोला जाता है? देखो इसका एक रीजन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे मान लो एक मेटल है, या आपकी डी ब्लॉक की कोई मेटल है, उसके एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक का कोई सा भी मेटल ले लो, ये उसके एलिमेंट्स हैं। और ये जो बीच में जगह प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हो आप लोग? वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल, है ना, इंटरस्टिशियल साइट। तो आपका जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो इस इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, है ना। और मेटालिक हाइड्राइड क्यों बोला? तुम्हें रीजन समझ में आ गया, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। यस, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो इनको इंटरस्टिशियल कहने के पीछे रीजन है बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। डन, बहुत बढ़िया। और देखो एक और बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि ये हमेशा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब देखो, आप देख रहे हो कोई फिक्स नहीं होता भाई, यहां पर कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे ऐसे आपको रेंज मिलेगी, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1.3 से 1.75, 1.6 से 0.7, 1.5 से 1.8, है ना। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है, अगर मैं ऐसा लिखूं सोडियम हाइड्राइड लिखा है, लेट्स से दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड, इसमें Na+ और H- का जो रेशियो है वो एक होल नंबर है। जैसे मान लो मैं Mg2H2 की बात करूं तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो 1:2 है, ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। यहां पर ऐसा कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, होल नंबर रेशियो नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल्स जो होती हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है इनको हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे इकट्ठा करने की। एक पॉइंट लिखा है अलग सा, है ना, एक पॉइंट लिखा है कि ये जो प्लेटिनम और पैलेडियम होती है ये बहुत सारे हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर सकते हैं, हाइड्रोजन को स्टोरेज कर सकते हैं। इनको हाइड्रोजन का स्टोरेज मीडिया भी बोला जाता है ना। इनकी सरफेस पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो सकती है, एड्सॉर्प्शन हो सकता है। दैट्स व्हाई इस मेटल को, इन मेटल्स को हाइड्रोजन को स्टोर करने में भी काम में लिया जाता है, स्टोरेज मीडिया की तरह काम में लेते हैं। यस, मेरी बात समझ में आई क्या? एड्सॉर्प्शन, हाँ एड्सॉर्प्शन, इसको क्या बोला जाता था? एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। डन 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 डन, यस यस यस, बस चलो, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ, अरे भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर ऐश करो, तुम ऐश करो, अगली क्लास में करेंगे बाकी बचा हुआ।
तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है नो डीपीपी। यस, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आज पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, और साथ में आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसका मॉड्यूल करना है। ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मॉड्यूल सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, आपको पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट का मॉड्यूल सॉल्व करना है कंप्लीट। ठीक है ना। आज कोई रिवीजन, आज कोई वीडियो कॉल नहीं होगा भाई, कोई वीडियो कॉल नहीं होगा। हाँ हाँ, आज कोई वीडियो कॉल नहीं। डन। हाँ देखो यार, आज वाला जो सेशन था ना, आज थोड़ा मेरा भी सर में दर्द था, इस वजह से बहुत ज्यादा हमने मतलब क्लास में पढ़ाई है, आराम से धीरे धीरे पढ़ा है। और दूसरी चीज, आज सीधा थ्योरी थ्योरी था। हाइड्रोजन चैप्टर ही ऐसा है, अगले दिन भी सीधी थ्योरी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बाहर से ले आऊंगा, नहीं, वही नॉर्मल जो थ्योरी होती है एक चैप्टर में, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो कल वाले सेशन में भी थ्योरी रहेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके आना। ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन में आपका ये जो चैप्टर है, मतलब मोटा मोटा अगले सेशन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, मोटा मोटा। थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, उसको हम लोग अगले सेशन के लिए रखेंगे, है ना। हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 3 सेशंस हैं, आज एक हो गया, कल हम लोग एक दूसरा सेशन रखेंगे, तीसरे सेशन में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग अलग से भी देख लेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को, है ना। कुछ डाउट्स है आप लोगों के, मैं एक बार फटाफट से ले लेता हूं। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर रिवीजन मैनेज नहीं हो रहा, है ना, पुराना रिवीजन मैनेज नहीं हो रहा। देखो यार, रिवीजन मैनेज करने के लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूं, अभी जो आपकी क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं ना अभी जो चल रहा है ना उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, है ना, मेरा 1 घंटा बच जाएगा, फिर मैं उसकी जगह रिवीजन कर लूंगा। मैं ना आज सर की क्लास लाइव नहीं लूंगा, मैं रिकॉर्डेड लूंगा, और ना मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा, मैं रिवीजन कर लूंगा। ऐसी गलती मत करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये बैकलॉग क्रिएट करने का एक और कदम है ना। क्योंकि अगर आप लाइव क्लास नहीं लोगे, रिकॉर्डेड कभी देखोगे कभी नहीं देखोगे, वो बैकलॉग बन जाएगा। ठीक है ना। नोट्स नहीं बनाओगे, वो बहुत ही बड़ी गलती होती है। तो आपको टाइम अपने शेड्यूल में से ही निकालना पड़ेगा। अब वो टाइम आप अपना शेड्यूल चेक करो, एक बार देखो कि कहां कहां आप टाइम बचा सकते हो। आप 8 घंटे सोते हो, सोने में 1 घंटा कट करो, 7 घंटे लाओ। यस, अगर मान लो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हो, वहां से टाइम कम करो। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो, तो वीक में 1 दिन 2 दिन स्कूल जाना बंद करो। मैं तो कहता ही हूं, जो बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, अगर वो जेई के लिए तैयारी करना चाहता है ईमानदारी से, तो उसको एक आधा दिन स्कूल बंक करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है ना। अभी किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, और बहुत सारे लोगों के तो स्कूल जाने के रीजन भी अलग होते हैं, है ना। सर स्कूल में अलग मजा है ना, ऐसे चेहरे दिखते हैं सबके, खुश हो जाते हैं सर, है ना। हाँ, तो वो रीजन को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है, और स्कूल जाना कम करो। स्कूल का होमवर्क स्कूल में करने की कोशिश करो, वहां से टाइम बचाओगे। स्कूल वाला होमवर्क घर पे नहीं लेके आना है, ठीक है ना। डन। हाँ, इस बात को ध्यान रखो। तो इस तरह से आप लोग टाइम बचा सकते हो यार। सर आई हैव बैकलॉग इन एसएनपी ब्लॉक, सो कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? बिल्कुल, हाइड्रोजन आप चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन से भी ज्यादा। हाँ सर, आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट स्टोरी प्लीज सर, लास्ट टर्निंग पॉइंट स्टोरी, कौन सी टर्निंग पॉइंट स्टोरी सुनना चाहते हो? कभी सुनाएंगे अगली क्लास में। हाँ, जब हम लोग बच्चे थे तब, अगली क्लास में सुनाएंगे। सर आईओसी बेस्ट है और आपसे पढ़ के, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आईओसी जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखो मानता हूं उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है इन वाले चैप्टर्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन चैप्टर में, है ना। यहां पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर ये चैप्टर आप पढ़ लो ना, तो इतना जबरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फटाफट क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट ऐसे सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बस आपसे रिवीजन मांगता है। प्रीवियस चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, मैंने आपको बता दिया है कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। ऑनेस्टली बताना, किसी को फिजिकल आसान लग रही है, मैथ्स मीडियम और फिजिकल हार्ड? हाँ दादा, आज जोश थोड़ा लो है, मैं बता ही रहा था, थोड़ा सर में दर्द है यार, क्योंकि अगर मैं तेज बोलता हूं तो वो दर्द और बढ़ रहा था, इस वजह से मैंने धीरे धीरे पढ़ाया। आज गोली दे रहे हैं सर, ये है ना, मुझे पता लग गया था। केमिकल बॉन्डिंग तक मजा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। देखो भैया, सीधी सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, मजा किसी का गुलाम नहीं है ना। किसी को मजा किसी भी चीज में आ सकता है ना। तो तुम्हारे मजे की डेफिनेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अब मेरी तो क्लास बढ़िया हो जाए तब भी मुझे मजा आ जाता है, अब तुम्हें मजे के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे समझ नहीं आ रहा।
ऐसा तो है नहीं कि मैं सर नीचे पैर ऊपर करके पढ़ाऊं तब तुम्हें मजा आएगा, है ना। तो यार अब मजे की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। मंडे को छुट्टी मिलेगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं है, ट्यूसडे को छुट्टी हो सकती है। सही में आज का लेक्चर डल बोरिंग है। हाँ वो होगा ही भाई, आज चैप्टर ही ऐसा था और मैं भी ऐसा ही था आज। ठीक है जी जनाब। सर पता नहीं क्यों बट लोनली फील हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं बन रहा। बेटा इतना इतना क्या मतलब है लोनली, मतलब ऐसे जीवन में क्या कष्ट आ गया तुम्हारे लोनली? और मैं तो कहता हूं जितना ये वाला जो टाइम है ना, जितना कट के रहोगे ना बाकी दुनिया से उतना अच्छा है ना। यहाँ ज्यादा यारी दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं इस टाइम पे। वही अच्छा है, तुम लोग अपने गोल के लिए अगर ईमानदार हो और उस तरह से पढ़ना चाहते हो तो आपको दुनिया से थोड़ा कट के रहना पड़ेगा, है ना। गायब हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, पता भी नहीं लगना चाहिए पड़ोसी को, ये रहता भी है क्या। सिर्फ पढ़ाई करो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, या कोचिंग जाते हो तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी तुम लाइब्रेरी वगैरह जहां पर भी पढ़ते हो ना, है ना, वही करो। ज्यादा अगर लोनली फील हो रहा है तो अपने घर वालों से बात करो, पेरेंट्स हैं आपके, भाई बहन चाचा ताऊ मम्मी पापा जो भी हैं उनसे बात करो, है ना। हाँ, और अगर तुम्हें लोनली फील करने का कोई और रीजन है तो भाई उसमें तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फिर तुम सैड सॉन्ग सुनोगे बैठ के, है, तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी इलाज मैंने तुम्हें बता दिया। ग्रिग्नार्ड एक भाई साहब का नाम है यार, भाई साहब का नाम था, एक भाई साहब था जिन्होंने ये सब्सटेंस बनाया था, इसी वजह से उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। सर आपकी याद आएगी। ठीक है चलो अब क्लास करते हैं खत्म, ठीक है। हाँ तो चलो जी, अब हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में जो अपना मंडे को होने वाला है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन चैप्टर को लगभग खत्म करेंगे और उससे जो अगला सेशन होगा उसमें हाइड्रोजन चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। हमारे पास टाइम भी होगा, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे आपसे, है ना। लास्ट सेशन होगा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दादा। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।